हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 17 नारी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। आप जानते ही हैं, हमारे समाज में पिछली सदी में जो सबसे बड़े बदलाव हुए, उनमें से एक है समाज में नारी की स्थिति में बदलाव। यह आवश्यक भी था और इस समय की ज़रूरत भी। इस बदलाव के लिए नारी जाति को जिस कठिन दौर से गुजरना पड़ा, उसने इस बदलाव के लिए जो संघर्ष किया, वह उसकी शक्ति, लगन और जीवट का जीता जागता प्रमाण है। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह नितांत आवश्यक भी है कि उसमें लिंग के अनुसार भेदभाव न होता हो। पाठ प्रवेश। महान चिंतक, विचारक और कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने इस निबंध में नारी जाति की जीवनी शक्ति का वर्णन किया है। नारी को अपनी पुरातन स्थिति के नकार और नवीन के स्वीकार में संघर्ष के लंबे दौर से गुजरना पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी, स्थितियों के आगे पलायन नहीं किया। इसका सुखद परिणाम आज नारी जाति के लिए ही नहीं, हमारी पूरी मानव जाति के लिए देखिए तो कितना वरदान सिद्ध हो रहा है। मनुष्य की सृष्टि में नार पुरातनी है। नर समाज में नारी शक्ति को आद्या शक्ति माना जाता है। यही वह शक्ति है जो जीवलोक में प्राण को वहन करती है, उसका पोषण करती है। फिर भी नारी की बुद्धि, उसके संस्कार और आचरण युग युग से निर्दिष्ट सीमाओं में आबद्ध रहे हैं। उसकी शिक्षा और उसके विश्वास को वाह्य जगत की विशाल अभिज्ञता के बीच अपनी परख का सहयोग नहीं मिला। बाल्यकाल से ही पुरुष स्त्रियों की सहायता से बड़े हुए हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा स्त्रियों पर सबसे अधिक अत्याचार किए गए हैं। पुरातनी का अर्थ होता है बहुत पुरानी। आद्या का अर्थ होता है जो सबसे पहले हुई हो। वाह्य जगत का अर्थ होता है बाहर की दुनिया। निर्दिष्ट का अर्थ होता है जिसका निर्देश किया गया हो। आबद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ। मनुष्य की सृष्टि में नारी बहुत पुरानी है। नर समाज में नारी शक्ति को सबसे पहला स्थान दिया गया है। यह आद्या शक्ति मानी जाती है। यही वह शक्ति है जो जीवलोक में प्राण को वहन करती है, उसका पालन पोषण करती है। वाह्य जगत का अर्थ होता है क्या? बाहर की दुनिया। यही बाहरी जगत की विशाल अभिज्ञता के बीच उसे अपनी परख का सहयोग नहीं मिला। उसे किसे? नारी को बाल्यकाल से ही पुरुष स्त्रियों की सहायता से ही बड़े हुए हैं। छोटेपन से ही जो पुरुष हैं वह स्त्रियों की सहायता से ही बड़े होते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा स्त्रियों पर सबसे अधिक अत्याचार किया जाता है। आजकल प्राय सभी देशों में स्त्रियां अपने व्यक्तिगत संसार की सीमाओं को पार करके बाहर निकल रही हैं। इसका अर्थ यह है कि आजकल सभी देशों में स्त्रियां अपने व्यक्तिगत संसार की सीमाओं को पार कर रही हैं और वे नौकरी करने के लिए बाहर निकल रही हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि आज सर्वत्र सीमाओं को तोड़ने का युग आ पहुंचा है। जो देश अपने भौगोलिक और राजनीतिक प्राचीरों से आबद्ध बंधे हुए थे, उन्हें पहले की तरह घेर कर रखना आज संभव नहीं है। हमारे बाल्यकाल में जब घर से बाहर निकलना होता था तो स्त्रियों के लिए पालकी में बैठना अनिवार्य था।
हमारे बचपन में जब घर से बाहर निकलना होता था तो स्त्रियों के लिए पालकी में बैठना आवश्यक था, अनिवार्य आवश्यक था। प्रतिष्ठित परिवारों में, जो प्रतिष्ठित से सम्माननीय परिवार थे, उनमें जब स्त्रियां बाहर निकलती थी पालकी में बैठकर तो पालकी के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता था। बेद्यूं स्कूल में जो लड़कियां सबसे पहले भर्ती हुई थी उनमें मेरी बड़ी बहन अग्रणी थी। वह खुले दरवाजे की पालकी से स्कूल जाती थी। उस समय के श्रेष्ठ वंशीय आदर्श को इससे काफ़ी धक्का पहुंचा था। श्रेष्ठ वंशीय बड़े या उत्तम वंश से जुड़ा हुआ। शालीनता की प्रचलित धारणाओं की रक्षा करते हुए रेलगाड़ी की यात्रा भी आसान नहीं थी। बंद पालकी का वह युग आज बहुत दूर चला गया है। आज जो पहले बंद पालकी में लोग जाते थे, बंद पालकी में स्त्रियां बाहर निकलती थी बंद पालकी में बैठकर, वह युग आज बहुत दूर चला गया है। किंतु वह धीरे धीरे नहीं गया, उसने बड़ी तेजी से प्रस्थान किया है। इसका अर्थ है कि वह बड़ी तेजी से गया है, वह धीरे धीरे नहीं गया। बदलते हुए परिवेश के साथ साथ, बदलते हुए समय के साथ साथ भी यह परिवर्तन आया है कि उसके लिए किसी को कभी समिति का आयोजन नहीं करना पड़ा। लड़कियों के विवाह की आयु देखते ही देखते आगे बढ़ गई है। इसका अर्थ है कि पहले छोटी उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, किंतु अब समय बदल गया है। अब लड़कियों के विवाह की आयु आगे बढ़ गई है। यह भी स्वाभाविक रूप से ही हुआ है। जब प्राकृतिक कारणों से नदी की धारा बढ़ जाती है तो तटीय भूमि की सीमा स्वतः पीछे हटती है, स्वतः अपने आप। नारी जीवन में आज सभी दिशाओं से तट की सीमा अपने आप पीछे हट रही है। जीवन की नदी महानदी हो उठी है। बाह्य व्यवहार, बाहरी जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव बाहर तक ही सीमित नहीं रहता, अतः प्रकृति में भी वह काम करता है। स्त्रियों का जो मनोभाव बद्ध संसार में उपयुक्त है वह मुक्त संसार में अचल होकर नहीं रह सकता। जीवन के प्रशस्त मार्ग पर, प्रशस्त अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य, जीवन के जो प्रशंसा के योग्य मार्ग है उस मार्ग पर खड़े होकर नारी का मन नए सिरे से विचार करने लगता है। पुराने संस्कारों को जांचने का काम अपने आप आरंभ हो जाता है, आरंभ शुरू हो जाता है। इस अवस्था में वह तरह तरह की गलतियां कर सकती है, लेकिन बाधाओं के धक्के खाते खाते वह गलतियों को सुधार भी लेती है। बाधाओं, परेशानियों की इस अवस्था में वह उससे काम करते समय तरह तरह की गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन परेशानियों को झेलते झेलते वह उन गलतियों को सुधार भी लेती है। संकीर्ण सीमाओं में विचार करने की आदत को यदि ना छोड़ा जाए तो चारों दिशाओं में पग पग पर असामंजस्य का सामना करना पड़ता है। असामंजस्य जो तालमेल नहीं बैठ पाता कि तो चारों दिशाओं में क्या होता है, पग पग पर, कदम कदम पर तालमेल नहीं बैठता, उसे असामंजस्य का सामना करना पड़ता है। अभ्यास परिवर्तन में दुख है, विपद भी है। विपद का अर्थ है संकट, कि अभ्यास परिवर्तन में दुख भी है और संकट भी है, लेकिन उसके डर से आधुनिक युग की धारा को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता। घर परिवार की छोटी परिधि में जब तक स्त्रियों का जीवन आबद्ध था, घर परिवार की छोटे परिधि में जब तक स्त्रियों का जीवन बंधा हुआ था, तब तक नारी मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों से सहज ही उनके सब काम संपन्न हो जाते थे। गृहस्थी के काम के लिए उन्हें किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। इसलिए एक दिन स्त्री शिक्षा का इतना विरोध और उपहास किया गया, उपहास मजाक उड़ाया गया स्त्री शिक्षा का, क्योंकि उस समय गृहस्थी के काम के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसलिए स्त्री शिक्षा का विरोध और मजाक उड़ाया गया। उस समय पुरुष स्वयं जिन संस्कारों की उपेक्षा करने लगे थे, जिन विचारों पर उन्हें
संदेह होने लगा था, शक होने लगा था। जिस तरह के आचरण का अब वह पालन नहीं करते थे, उन सबको नारी जीवन में वे सुरक्षित रखना चाहते थे। हमारे देश के अनेक पुरुषों के मन में आज भी वही भाव है, लेकिन समय के विरुद्ध संग्राम में आखिर उन्हें हार माननी होगी। समय के प्रभाव से स्त्रियों का जीवन क्षेत्र अपने आप विस्तृत होता जा रहा है। मुक्त संसार में उनका पदार्पण हो रहा है। समय के प्रभाव से स्त्रियों का जीवन क्षेत्र आज अपने आप ही बड़ा होता जा रहा है। मुक्त संसार में उनका पदार्पण हो रहा है। ऐसा होने से आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए विद्या और बुद्धि का विकास आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया है। आज भद्र समाज की स्त्रियों के लिए निरक्षरता, उनका अनपढ़ होना सबसे बड़ी लज्जा है। किसी समय छाते और जूते का व्यवहार उनके लिए लज्जा के योग्य था, लेकिन आज उसकी अपेक्षा उनका निरक्षर होना, अनपढ़ होना कहीं अधिक लज्जा के योग्य है। पीसने और कूटने की क्रियाओं में यदि नैपुण्य न हो तो आज वह अख्याति का कारण नहीं है। यदि स्त्रियां आज के युग में पीसने और कूटने के काम में यदि निपुण ना भी हों, कुशल ना भी हों, तो आज उनके लिए यह अख्याति का कारण, अप्रसिद्धि का कारण नहीं है। आज वधु परीक्षा में उस विद्या की ओर ध्यान दिया जाता है जिसका मूल्य सार्वभौमिक है, सारे संसार में व्याप्त है और जो केवल गृहस्थी के प्रयोजनों की सिद्धि तक ही सीमित नहीं है। इस अवस्था में, इस स्थिति में हमारे देश की आधुनिक स्त्रियों का मन घर से बाहर निकलकर विश्व समाज में प्रवेश कर रहा है। आज पृथ्वी पर सर्वत्र स्त्रियां, सभी स्त्रियां घर की चौखट को पार करके विश्व के उन्मुक्त प्रांगण में प्रवेश कर रही हैं, अर्थात घर की स्त्रियां बाहर निकलकर अनेक काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं। इस व्रत संसार का दायित्व आज उन्हें स्वीकार करना ही होगा। ऐसा न कर पाना उनके लिए असफलता है। लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ आज दुनिया में नया युग आ पहुँचा है। दीर्घ काल तक मानव सभ्यता की व्यवस्था पुरुष के हाथ में थी। इस सभ्यता की राजनीति, अर्थनीति और समाज शासन तंत्र की रचना पुरुषों ने की। स्त्रियां प्रकाशहीन अंतराल में रहकर घर का काम करती रहीं। यह सभ्यता एकांगी थी। इसमें मानव चित्त की संपदा को क्षति पहुंची है। चित्त की संपदा नारी हृदय के भंडार में बंद पड़ी थी। आज उस भंडार का द्वार खुला है। लेखक कहते हैं कि आज पृथ्वी पर सभी स्त्रियां घर की चौखट को घर से बाहर निकलने लगी हैं और नौकरी करने लगी हैं। लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ आज दुनिया में नया युग आ पहुंचा है। पहले मानव सभ्यता की व्यवस्था पुरुषों के हाथ में थी। इस सभ्यता की राजनीति, अर्थनीति और समाजशास्त्र की रचना पुरुषों ने की। स्त्रियां घर में रहकर घर का काम ही करती रहीं। यह सभ्यता एकांगी मानी जाती थी। इससे मानव चित्त की संपदा को क्षति पहुंची है, हानि पहुंची है, नुकसान हुआ है। चित्त की संपदा नारी हृदय के भंडार में बंद पड़ी थी। आज उस भंडार का द्वार खुला है। केवल पुरुष की बनाई सभ्यता में जो विनाशकारी असामंजस्य था वह आज समता की ओर झुक रहा है। पुरानी सभ्यता को बार बार भूकंप के धक्के लगे हैं। इस सभ्यता में जो विपत्ति के कारण संचित हुए थे उन्हें तोड़ने की क्रिया को कोई रोक नहीं सकता। समाधान की बात तो यह है कि नई सभ्यता के रचना कार्य में दुनिया के प्रत्येक भाग में स्त्रियां भी प्रस्तुत हो रही हैं, स्त्रियां भी सामने आ रही हैं। केवल उनके ललाट से, उनके माथे से घूंघट ही दूर नहीं हुआ है। उनके मन पर जो आवरण पड़ा हुआ था जिससे वे भारी दुनिया से दूर हो गई थी वह भी अब दूर हो रहा है। जिस मानव समाज में उनका जन्म हुआ है
उस समाज के सभी विभाग आज स्पष्ट रूप से उनकी आंखों के सामने हैं। अंध संस्कार के कारखानों में बनी हुई गुड़ियों को लेकर मगन रहना आज उन्हें शोभा नहीं देता। उनकी स्वाभाविक जीवन पालिनी बुद्धि आज केवल घर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति की रक्षा के लिए प्रवृत्त है। हम यह आशा कर सकते हैं कि सभ्यता का नया युग आरंभ होगा। यह आशा यदि सफल हो तो इस नई सृष्टि में, इस संसार में नारी का कार्य पूरी तरह संपन्न होगा। इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई भी शंका नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं कि नई सृष्टि, इस नए संसार में नारी का कार्य पूरी तरह संपन्न होगा। नव युग, नवीन युग का आह्वान यदि हमारी स्त्रियों के मन तक पहुँचे तो उस रक्षणशील मन के लिए यही उचित है कि युग युग की अस्वास्थ्यकर बंदिशों के प्रति वह अपने मोहों का त्याग करे। नारी अपने हृदय को उन्मुक्त करे, बुद्धि को उज्जवल करे, निष्ठा को ज्ञान की तपस्या में प्रयुक्त करे। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।